हेलो गाइस। ये वीडियो अपना ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का होने वाला है। और बेसिकली हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो स्टॉक ट्रेडिंग है तो उसमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ जानी पहचानी है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत चर्चा हुई है ऑनलाइन, या आप कोर्सेज लेते होंगे उसमें। और कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपने नहीं देखी होंगी या देखी होंगी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन पर्पस ये है कि वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट्स हैं, कितने मतलब वो मतलब एक तरीके से टेनेट्स है ट्रेडिंग के। हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि ट्रेडिंग के लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक ट्रेडर को। अगर आपको ट्रेडर बनना है या आप शुरुआत कर रहे हैं, या आपको काम करते हुए टाइम भी हो गया है, तो आपको किन किन चीज़ों की तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको किन किन चीज़ों को देखना है। और अगर आपको टाइम भी हो गया है इस फील्ड में काम करते करते, फॉर एग्जाम्पल 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। अब बेसिकली मैं उन ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ जिनको यहाँ पे काम करते करते थोड़ा समय हो गया है, तो उन्होंने उनकी लर्निंग भी अच्छी रही होगी और मोटिवेशन तो होगा ही इन द फर्स्ट प्लेस। तो अब मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोग, जिन लोगों को यहाँ टाइम हो गया है काम करते करते, उन्होंने पेड कोर्स भी कर लिया होगा। और पेड कोर्स काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी पेन होता है उन्हें खरीदने में। इट्स नॉट दैट कि मैं उनको रन डाउन कर रहा हूँ। देखिए वो भी एक अपना पिवटल रोल प्ले करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ कोर्सेज, बहुत कम ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको रियली मदद करते हैं। मतलब ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो आपको शुरू में मोटिवेशन दे देते हैं, लेकिन जब आप जो वो चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, बड़ी रूडिमेंट्री टाइप सी बताई जाती हैं चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ सी, और बड़ा हाइप बना के उसको ओवर प्राइस करके बेच देते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई करने जाते हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो वो उस तरीके से काम नहीं करती, तो वो डीमोटिवेशन भी उतना होता है और ऐसा लगता है कि यार पैसे बर्बाद हो गए। तो और नए ट्रेडर्स भी हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि पेड कोर्सेज लें ना लें, देखिए वो उनका डिसीजन है। तो जो नए लोग हैं मैं उनको ये कहूंगा कि आपको अगर पेड कोर्स लेना है तो किसी का भी ले लीजिए, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जब स्टॉक मार्केट में आए हैं तो उसके लिए कैपिटल बहुत जरूरी होती है, और उसी कैपिटल में से आपको एक हिस्सा तोड़ के ट्रेडिंग कोर्स में लगाना पड़ेगा। तो बड़े सावधानी से पहले पूरा सोचिए, पूरी एनालिसिस कीजिए कि मेरे को किससे सीखना है, कौन ऐसा क्रिएटर है या कौन ऐसा ट्रेडर है जो मुझे जेन्युइन लगता है, क्योंकि मुझे एक ही बार पैसा खर्च करना है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2-3 कोर्स कर लिए हैं अपन ने और अभी भी अपनी कोई दिशा कोई निर्धारित नहीं है कि हमें क्या करना है। तो वो बड़ा डेट्रीमेंटल हो जाएगा, वो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो बेसिकली आप बड़े कॉम्प्रोमाइज स्थिति में आ जाओगे पहले ही, क्योंकि आपकी कैपिटल भी चली गई और आपने सीखा कुछ नहीं। ठीक है ना। यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब पे भी लोगों ने भी यूट्यूब पे भी काफी समय बिताया, लेकिन फिर भी क्रैक नहीं हो पा रहा है। अब एप्लीकेशन बेसिकली वो अप्लाई भी करते हैं तो भी, मतलब जैसे ट्रेडर्स के जैसे जो आपको सिखाते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि भैया आप अप्लाई करके देखिए, काम करके देखिए, जो बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। लेकिन जब आप अप्लाई करते हो, जो आपने सीखा है या उन्होंने जो आपको सिखाया है, फिर भी वो काम चीजें नहीं करती हैं, मतलब उससे ज्यादा डिमोटिवेशन कुछ नहीं होता है कि आप अप्लाई कर रहे हो, सीखा सिखाया, और अप्लाई नहीं हो रहा, स्टिल आपकी कहानी बदली नहीं है, वही लॉस वही बना हुआ है। ठीक है ना। तो मुख्य कारण हो सकते हैं इसके दो कि आपका क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे आप ये गेम। तो बेसिकली पहले तो सबसे बड़ा उसका रीजन ये हो सकता है कि आप अपने आप को ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो कि भाई मैं कर सकता हूँ, जबकि कुछ केसों में रियलिटी हो सकती है कि आप नहीं कर सकते, आप कितना भी कर लो आप नहीं कर सकते, आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है ना। देखिए ये सुनने में आपको हार्श लग रहा होगा, लेकिन अपन सारे पॉइंट्स कवर करके चल रहे हैं। ठीक है ना। कि तो पहला पॉइंट हो गया ओवर एस्टिमेशन करना अपनी, कि आप कट आउट नहीं हो उस चीज के, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं मैं कर लूंगा, नहीं मैं कर लूंगा, तो अब वो आपको अपने
मतलब वो आपको एक वो अपनी इनर एनालिसिस करनी है। अब उसमें मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अपन को सारे पॉइंट्स कवर करने हैं तो अपन कोई पॉइंट छोड़ नहीं सकते, तो ये भी एक पॉइंट मैंने करा। या फिर आपको पता ही नहीं है कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग के लिए कई 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है और आपको पता ही एक है, या एक ही पे आपका सारा फोकस है, बाकी जो चीज़ें हैं उस पे ध्यान ही नहीं जा रहा। तो ऑब्वियसली जब आपको सारी चीज़ मतलब किसी चीज़ को करने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है और आपका फोकस एक ही चीज़ पे है, या फिर आपको चीज़ ही 1-2 पता है, तो ऑब्वियसली फिर वो गेम क्रैक नहीं होगा। तो देखिए ये होती है बेसिकली 4 चीज़ें हैं ये जो स्टॉक ट्रेडिंग में आपको ज़रूरत है, ठीक है ना? अब देखिए जैसे अ, इसके बारे में लोगों को बहुत पता है कि चार्ट देखना है, और मेरे ख्याल से बेसिकली ये इतना इतना मतलब इसको इतना मैं क्या कहूँ इसको, यूट्यूब ले लीजिए या पेड कोर्स ले लीजिए, इतना भुनाया है इसको कि मतलब यही होता है सब कुछ कि कई आप मतलब जिनको टाइम भी हो गया है, 1-2 साल भी हो गए हैं काम करते-करते, उनको भी आज भी यही मिसकंसेप्शन होगा, या जो भी कह लें उसको, कि प्राइस चार्ट मतलब अगर उन्होंने उनको लगता है कि प्राइस चार्ट अगर हमने गेम क्रैक कर लिया तो हमने स्टॉक मार्केट मतलब ट्रेडिंग का हमने गेम क्रैक कर लिया और हम प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो हम चार्ट में परफेक्ट होंगे, हम चार्ट में परफेक्ट नहीं। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट परफेक्शन का गेम है ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी चीज में परफेक्ट हो जाएंगे तब आप प्रॉफिट करना शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ा फ्लॉ तो आपकी इसी सोच में है, क्योंकि यहाँ पे आप परफेक्ट कर ही नहीं सकते। बेसिकली ने जैसे आप नेचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते परफेक्टली, जैसे आप परफेक्टली किसी इंसान का बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे आप मौसम प्रिडिक्टली प्रिसाइज नहीं कर सकते, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में जीते हैं और जो सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल कंटिन्यूस ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी कोई उनका परफेक्शन गेम नहीं होता, उनका ये होता है कि वो अच्छे से अच्छा अनुमान लगा पाते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज में इन कोई भी फैक्टर हो, इन चारों में से परफेक्ट किसी में नहीं होना है अपन को, लेकिन अपने को सेंस जाननी है कि बेसिकली मतलब क्या होता है ये। मतलब ये चीजें एक मेल्टिंग पॉट में आके गिरेंगी तो ये दिखेंगी कैसी अल्टीमेटली। तो प्राइस चार्ट ये सबसे ज्यादा ओवर हाइप्ड है। मतलब इसका मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब पे भी देख लीजिए, पेड कोर्स पे भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा मतलब इस पे चर्चा होती है। इन तीनों चीजों पे चर्चा ही नहीं होती है। अब दूसरा आ जाते हैं मैथ्स पे। अब ये मैं श्योरली कह सकता हूँ, ये 99% जो एस्पिरेंट ट्रेडर्स हैं उनको कुछ आइडिया ही नहीं होगा ये मैथ्स वाला पोर्शन है क्या ट्रेडिंग का। मतलब ये आपको ये जो एक सिंगल कंपोनेंट है मैथ्स, ये डिसाइड करेगा कि आप एट द एंड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर आफ्टर 200 ट्रेड्स, आफ्टर 200 ट्रेड्स, आफ्टर 500 ट्रेड्स या आफ्टर 1000 ट्रेड्स आप प्रॉफिटेबल होंगे नहीं होंगे। तो ये फैक्टर ये इंश्योर करेगा। साइकोलॉजी का भी आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लेकिन साइकोलॉजी क्या होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। साइकोलॉजी को हिंदी में बेसिकली मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान तो सबको पता है, गूगल में डेफिनेशन पता है उसको, कि भाई इंसानी फितरत को पढ़ना, इंसानी दिमाग कैसे रिएक्ट करता है उसको पढ़ना साइकोलॉजी मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट से इसका रिलेशन क्या होता है, एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है, और क्यों ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात, ये क्यों इतना ओवर हाइप, कोई सब बता तो देते हैं जरूरी है साइकोलॉजी जरूरी, अरे लेकिन ये तो बताओ भाई कि जरूरी कैसे है, कैसे इंपैक्ट करती है ये। आपकी अगर साइकोलॉजी वीक होगी तो आप कैसे नहीं जीत पाओगे, स्ट्रांग होगी तो कैसे जीत पाओगे। तो बेसिकली इसका भी लोगों को सुना तो है, पता तो है, लेकिन इसका रियल में एप्लीकेशन क्या है ये नहीं पता। अब मार्केट फेज इस पे आ जाइए। अब देखिए ट्रेडिंग कोई आइसोलेशन में नहीं होती कि मैं किसी का चार्ट देख लूं या मैं कोई कैंडल स्टिक देख लूं या कोई इंडिकेटर देख लूं तो मैं उसमें जीत जाऊंगा। सब कुछ अगर आपने कवर भी कर लिया, लेकिन आप अगर आपको मार्केट फेज की समझ नहीं है कि मार्केट की ब्रॉडर सेंटीमेंट क्या है, मार्केट की ब्रॉडर डायरेक्शन क्या है, मार्केट अभी किस फेज में चल रहा है, ग्लोबल क्या अभी ग्लोबल मार्केट कैसा कर रहे हैं, या फिर जो भी एक मार्केट की मोटी मोटी, अब इसमें ज्यादा नहीं घुसना है आपको, लेकिन मार्केट की एक मोटी मोटी समझ होनी चाहिए आपको। और अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप एंट्री एग्जिट आपका स्टॉप लॉस सब सही जगह लगा हुआ है, आपको मैथ्स भी आपकी इन प्लेस है, मतलब आपकी प्रॉफिटेबल आपको इंश्योरिटी दे रही है आपकी मैथ्स, आपकी साइकोलॉजी भी बढ़िया डेवलप होगी, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि आप मार्केट के किस फेज में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप लॉस ही करेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चीज मिस कर दीजिए और आप बुरी तरह फेल होंगे। मतलब आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते इसमें से कोई भी चीज मिस करना।
अब देखिए ये वही चार कंपोनेंट हैं, वापस से हम इसका थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं कि देखिए मैथ्स, आप, ये वन टाइम जॉब है। ये आपको मैं बता दूंगा या आप कहीं से भी देख लेंगे या कोई भी बुक पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि इस पे कोई बात ही नहीं करता तो लोगों को पता ही नहीं है कि मैथ्स क्यों जरूरी है ट्रेडिंग में। ऐसे ही फिर मार्केट फेज आते हैं। मार्केट फेज भी वही चीज है कि आपको इसमें क्या है, इसमें थोड़ा मतलब ये है कि आप सीख भी जाओगे, लेकिन इसमें एक ना अपना पर्सनल होता है कि मतलब सबका मार्केट फेस पता करने का तरीका अलग होता है। मेरा पर्सनल अलग है, जैसे आप किसी और से मिलेंगे तो वो अलग होगा। और ये भी कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। और मतलब ये भी कोई परफेक्ट नहीं बता सकता है कि ओहो कि मैं इस मार्केट फेज में उस मार्केट आपको रोज प्रूफ, मतलब आप कुछ भी मार्केट के बारे में विचार बनाते हो, मार्केट आपको एक हफ्ते या अगले महीने में गलत साबित कर सकती है, तो आपको चेंज भी होना पड़ता है, आपको डायनेमिक भी होना पड़ता है। आप रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं मैंने तो जो विचार बना लिया मार्केट ऐसे करेगी 6 महीने तो वैसे नहीं कर रही, तो मैं वहीं अटका रहा हूँ। तो बेसिकली आपको चेंज भी करना पड़ता है अपना पर्सपेक्टिव। तो मार्केट फेज में तो मार्केट फेज ऐसा है, वो भी आप जान लोगे तो आपको, अगर आपको जैसे मैं अपना, अब जैसे मुझे दूसरों का नहीं पता लेकिन जैसे मैं करता हूँ वो आपको बता दूंगा, तो आप सीख भी जाओगे, आपको थोड़ी समझ भी आ जाएगी। तो वो भी कोई बड़ा ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट चीज है। प्राइस चार्ट, ये भी देखिए थोड़ा, ये भी एक बार अगर आप सीख जाओगे अच्छे से प्राइस चार्ट देखना, आपकी अगर एक एक आदत इसमें ये है, बेसिकली इसमें ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ इसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं लगनी है आपकी कि बहुत डिफिकल्ट चार्ट है। कोई ऐसा डिफिकल्ट बात नहीं है, वो बस आपकी एक बार आई डेवलप हो गई तो फिर एक एक दो दो सेकंड में आप प्राइस चार्ट स्कैन कर लेंगे कि आपके काम का है कि नहीं है। तो ये भी, मतलब इस पे थोड़ी ग्राइंडिंग लगेगी लेकिन अल्टीमेटली हो जाएगा। अब ये जो चौथा है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये सबसे ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा कि इसमें इसमें टाइम भी लगता है। और इसमें देखिए ये थोड़ा ना पर्सनल हो जाता है, कि बंदे टू बंदा डिपेंड करता है कि वो साइकोलॉजी कितना ऊपर, अपना साइकोलॉजी वाला गेम कितना ऊपर ले जाता है। और यही आपका सब डिसाइड करेगा कि ये आप अपना किस लेवल तक ऊपर ले जाते हो, वो ही डिफाइन करेगा आपकी सक्सेस की साइकोलॉजी। मैंने जैसे कहा जरूरी चारों है, लेकिन साइकोलॉजी ऐसा फैक्टर है, इसको टाइम भी लगता है मास्टर करने में। हर बंदे के ये बस की बात भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूंगा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी आपका एग्जीक्यूशन डिसाइड करती है कि आपका एग्जीक्यूशन कैसा होने वाला है मार्केट में, ठीक है ना। ये सब आपकी स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस ये बढ़ाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी ऐसा फैक्टर है जो आपकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी वो डिसाइड करेगा, डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और एग्जीक्यूशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब, और एग्जीक्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट रिवॉर्ड्स ओनली एग्जीक्यूशन। मार्केट आपकी स्किल क्या है, आप कितने नॉलेजेबल हो, आप कितने साल से काम कर रहे हो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है, मार्केट डजंट केयर, ठीक है ना। मार्केट्स बस आपको रिजल्ट देगी आपके एग्जीक्यूशन के ऊपर। मार्केट आपको पनिश करेगी अगर आपका एग्जीक्यूशन पुअर होगा, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी अगर आपका एग्जीक्यूशन बढ़िया होगा। और एग्जीक्यूशन आपका डिसाइड करती है आपकी साइकोलॉजी कैसी है। तो देखिए ये एक बेसिक सा ब्रॉड, एक तो ये एक बेसिक सा ब्रेकडाउन है कि इन चार फैक्टर्स में, कि देखिए आपको साइकोलॉजी, एक सक्सेसफुल ट्रेडर अगर आपको बनना है, अगर आपको इमेजिन भी करना है अपने आप को एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर, आप इमेजिन करते हो इन द फ्यूचर, तो आपकी बेसिकली ये प्रपोर्शन है। अभी आप एक चीज नोटिस करिए कि ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर जो है ये कितना ओवरली डिस्कस है यूट्यूब और ट्रेडिंग कोर्सेज में, जबकि इसका पोर्शन देख लीजिए कितना छोटा है। आप यहीं लगे हुए हैं, आप अपनी सारी एनर्जी इसी में वेस्ट कर दे रहे हैं। इसमें आप परफेक्ट होना चाह रहे हैं, आप इसमें कितने भी परफेक्ट हो जाइए, लेकिन आप देखिए कितने छोटे हिस्से में खेल रहे हैं आप। और गेम आपका कितना बड़ा है, आपको कितनी चीजें कवर करनी है, लेकिन आप इन इस छोटी सी चीज में आप कितने घिरे हुए हैं, कितने ओवर ऑक्यूपाइड हैं, आप परफेक्ट होने की सोच रहे हैं। तो देखिए ये सच नहीं है, ये भी आपको करना है। फिर आपको ये भी समझना है, सबसे बड़ा पार्ट साइकोलॉजी समझना है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है। बेसिकली आप पूरा मैदान छोड़ रहे हैं अपना, और
सिर्फ इस पार्ट को आप ओवर हाइप कर रहे हैं, और लोग भी क्या बताएंगे, मतलब उनको कुछ पता होगा जब वो, मतलब बेसिकली देखो, जो आप जो काम करता होगा ना, जो असल में ट्रेड करता होगा, उसे इन सब चीजों का पता होगा। तो वो भी अपना कंटेंट बना रहे हैं, उनको ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है। अब शायद चैट जीपीटी आ गया है, उससे पूछ पाछ के वीडियो बढ़िया बन जाता है, लेकिन आपसे उससे आपका कोई भला नहीं होगा। आपको इन आप बेसिकली ये एक तरीके से मिरर है आपको, कि ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आप इतना मैदान छोड़ रहे हैं आप। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, पहले मार्केट फेस की बात कर लेते हैं। अब और देखिए, ये एक ओवरव्यू है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो, एक वीडियो में कुछ नहीं आ सकता। अब ये अपने आप में ना, इस पे पूरी थीसिस, एक एक जो पॉइंट है, इस पे ये पूरे पुराण लिखे जा सकते हैं इस पे। ठीक है ना, क्योंकि इस पे एक चीज, मतलब एक कोई वीडियो नहीं बन सकता कि मैं आपको चारों चीजें एक ही वीडियो में बता दूं। तो ये एक तरीके से ओवरव्यू है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, एवरी मार्केट हैज इट्स फेजेस एंड नो स्ट्रेटजी वर्क्स इन ऑल ऑफ देम, अंडरस्टैंड व्हेन टू अटैक एंड व्हेन टू प्रोटेक्ट। अब देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर मार्केट का अपना फेज होता है, और कोई भी अगर आप, जो आपको स्ट्रेटेजी बेची जाती है यूट्यूब पे या ट्रेडिंग कोर्स में कि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी, सारे फॉर्मेट में, सारे फेजेस में वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। वो स्ट्रेटेजी कितनी भी बढ़िया है या कितनी भी बेकार है या कितनी भी मीडियोकर है, वो एक फेज में काम करेगी। अब वो स्ट्रेटेजी कौन से फेज के लिए है, तो अगर आपको फेज की नॉलेज नहीं है, तो वो स्ट्रेटेजी आपको अल्टीमेटली लॉस, ही आपका जो अकाउंट है वो ब्लीड ही करेगी, वो आपको फायदा कुछ नहीं करेगी। तो बेसिकली इसलिए मार्केट फेस का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, कि अगर आप उस पे बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी भी है, लेकिन अगर आपको उस पे वो कौन से मार्केट फेस में अप्लाई होगी, मुझे मार्केट फेस कौन सा देखना है, उस पे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है जिससे मेरा अकाउंट बड़ा होगा, तो उसके बिना गेम क्रैक होगा नहीं। और फिर ये लिखा है कि अंडरस्टैंड व्हेन टू अटैक एंड व्हेन टू प्रोटेक्ट। अब देखिए, इसमें भी ये होता है, मार्केट फेस डिसाइड करेगा कि आपको कब अग्रेसिव होना है। ठीक है ना, कब आपको अग्रेसिव होना है और कब आपको प्रोटेक्टिव होना है अपने अकाउंट को, कब आपको बाहर बैठना है मार्केट में। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ट्रेडिंग में ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग से कुछ नहीं होता है। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी मार्केट फेस की, तो आप अपना अकाउंट बड़ा कर पाएंगे, नहीं तो आप अपना अकाउंट ब्लीड करेंगे। तो देखिए, अब बेसिकली हम शुरू करते हैं कि क्या होता है मार्केट फेस। देखिए, स्टेज वन होती है कंसोलिडेशन की, जिसमें जो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बैठना होता है। अगर आप किसी स्टॉक में, अगर आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना। स्टेज टू होती है एक्यूमुलेशन की, जिसमें जो स्मार्ट मनी होता है वो अपना एक्शन में आता है और अपना माल उठाना शुरू करता है। तो आप देखेंगे कि उसमें मार्केट ट्रेंड पकड़ती है, ऊपर जाती है। फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज आती है उसके बाद, जब वो बड़ा आदमी, जब वो अपना माल ले लेता है और जब वो देखता है कंपनी का, हाँ भाई ये अब ओवरबॉट हो रही है कंपनी, या फिर इसको जितना ऊपर आना था वो आ गई है, तो वो अब अपना माल बेचना शुरू करता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। चौथा फेज होता है फिर वो कैपिचुलेशन, जब वो अपना पूरा माल जो है वो रिटेल को चिपका देता है, पूरा माल जो है अपना रिटेलर को बेच देता है, फिर वहां से स्टॉक गिरना शुरू होता है। तो उसको हम कैपिचुलेशन कहते हैं, यानी जो गिरावट जिसे कहते हैं शुरू होती है किसी स्टॉक में। तो बेसिकली जो स्टेज टू है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूमुलेशन की, क्योंकि वो ट्रेंडिंग स्टेज है, उसी में हम ट्रेडिंग करेंगे। स्टेज टू ही हमारे लिए ब्रेड एंड बटर है। मतलब हमें कोई भी स्टॉक देखना है, कोई भी इंडेक्स देखना है, तो उसमें स्टेज टू ही आप देखोगे कि, क्योंकि उसमें स्टेज टू ही आप देखोगे क्योंकि वो ट्रेंडिंग होती है, तो वहीं आपका सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं आपके पैसा बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है, अगर आप परफेक्ट नहीं भी हो, लेकिन अगर आप सही फेज में अलाइंड हो, सही स्टेज टू एक्यूमुलेशन में अगर आप अलाइंड हो, वहां पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका अगर एंट्री एग्जिट भी अगर थोड़ा परफेक्ट है, 19-20 है, तो भी आपका पैसा बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखिए, जो मेरा मार्केट फेस करने का, पता करने का तरीका है, वो मैं अपना बता देता हूँ। मैंने बेसिकली, मैं 3 कलर कोडिंग में देखता हूँ मार्केट को, रेड, येलो, ग्रीन। तो रेड फेस मतलब वो हो गया, जैसे अपने को तो किस पे फोकस करना है, ग्रीन फेस पे फोकस करना है, जिसमें एक्यूमुलेशन है, स्टेज टू। ठीक है ना। फिर ये स्टेज टू, ये तो रेड जोन है, वो कैपिचुलेशन है, गिरावट, इससे हमें बहुत दूर रहना है। और जो येलो फेज है, जो चौपी जिसे कहते हैं, जिसे जिसे कहते हैं मार्केट कहीं नहीं जा रहा, बस खड़ा हुआ है वहीं पे, ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये मैं येलो फेज में गिनता हूँ। देखिए, येलो फेज में आप ट्राई कर सकते हैं
लेकिन बेसिकली मैं सिर्फ जो मार्केट में जो एक्टिव रहता हूँ वो सिर्फ ग्रीन में रहता हूँ। येलो में मैं करके देख चुका हूँ। येलो में देखिए अल्टीमेटली होता आपको नुकसान ही है। आपको एक दिन प्रॉफिट होगा, एक दिन लॉस होगा, फिर आपके दो तीन स्टॉप लॉस कट जाएंगे, फिर एक दिन मुनाफा हो जाएगा। मुनाफा होगा भी तो उस साइज का नहीं होगा, तो बेसिकली बहुत कंफ्यूजन रहता है। इससे बढ़िया ये है कि आप कहीं अपना हॉलीडे पे वेकेशन पे चले जाओ। जो पैसा आपने स्टेज टू पे अक्यूमुलेशन में कमाया है वो बाकी जो तीन है आप सेट आउट करो। कोई ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में देखिए आपकी एनर्जी मेंटल ड्रेनेज होता है और आपको हाथ में कुछ मिलेगा नहीं। एक्सपेक्टेंसी आपकी नेगेटिव में जाएगी। अब एक्सपेक्टेंसी क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो बेसिकली ये लेखा जोखा है इन चारों भैंसों का। ठीक है ना। अह, देखिए ये वही उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टेजेस का। आप देखिए स्टेज वन है, ये एक तरीके से निगलेक्ट कीजिए आप, क्योंकि इसमें स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है। ये ये हमारी स्टेज टू, ये हमें स्टेज टू देखनी है। जहां भी हमें कोई भी स्टॉक कोई भी इंडेक्स, हमें हम इसी इसी को ढूंढेंगे। तो स्टेज टू पे देखिए अब ट्रेंड होता है। स्टेज थ्री में अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब जो बड़े आदमी ने जो यहाँ माल उठाया है उसे स्टॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके, क्योंकि देखिए हम और आप कोई 100 स्टॉक लेके 1000 स्टॉक लेके कुछ ऊपर नहीं जाएंगे। किसी स्टॉक को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। वो जब बड़ा आदमी, बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ा म्यूचुअल फंड, बड़ा एचएनआई या कोई बाहर से कोई इंस्टीट्यूशन या देसी इंस्टीट्यूशन जब कोई पैसा उठाता है, जब पैसा लगाता है किसी स्टॉक को एक्यूमुलेट करके खरीदता है, तभी वो स्टॉक ऊपर जाता है, तभी वो डिमांड जनरेट होती है। सप्लाई जो है एब्सॉर्ब होती है, तो ये जो स्टॉक यहाँ पे पड़ा था वो यहाँ हो जाता है कुछ समय बाद। तो हमें इसी में घुसना है। ठीक है ना। फिर देखिए अब वही जो आदमी, जो बड़ा आदमी है, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ा म्यूचुअल फंड है, जब माल बेचना शुरू करता है तो वो स्टेज थ्री होती है। लेकिन स्टेज थ्री में अभी कुछ पता पड़ता नहीं है, लेकिन स्टेज थ्री के कुछ संकेत होते हैं कि देखिए स्टेज थ्री शुरू हो गई है। देखिए अब जैसे आप देखिए कि रेटिक मूवमेंट शुरू हो गया है, कि ये कोई करेक्शन नहीं है, इतनी डीप करेक्शन है। अब देखिए तो इतना जब हम डीप करेक्शन देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई अब वो जो जो ये जो अच्छे दिन चल रहे थे स्टॉक के, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। क्योंकि देखिए ना आप, ये कम से कम कितनी बड़ी ये करेक्शन हो गई, तो इतनी बड़ी करेक्शन को कोई करेक्शन नहीं कहा जाता। फिर हम आगे देखेंगे कि देखिए वॉल्यूम भी कैसे देखना है इसका, कि देखिए जब ये गिर भी रहा है तो विद वॉल्यूम देखिए कितना गिर रहा है। फिर ये ऊपर आ गया, तो क्या है, अब यहाँ पे अब बेसिकली क्या है, फिर ये हम समझ लेंगे कि कुछ कुछ नया जो ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन इससे ही ये जो मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, यही हमें बताने के लिए वो जरूर यही काफी है कि भाई अब वो अच्छे दिन खत्म हो गए उस स्टॉक के। ठीक है ना। तो हम उस स्टॉक से हट जाएंगे, फिर दूसरे स्टॉक में आ जाएंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे इसने जो फाइनल माल उठा के, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा रिटेल फंस जाएगा। उससे सोचेगा अरे इतना स्टॉक गिर गया, सस्ते में मिल गया, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे इस फेज में न्यूज भी अच्छी होती है। बहुत अच्छी न्यूज होती है स्टॉक के बारे में कि अरे ले लो साहब ले लो। अब यहाँ पे क्या है, सारा माल बेच देगा वो बड़ा आदमी आपको, और फिर देखिए वो जो रिटेल है फंस जाएगा यहाँ पे आके। अब ये अब पहले तो रिटेल की प्राइस वाइज तोड़ाई हुई। अब फिर देखिए टाइम वाइज तोड़ाई हो रही है। ठीक है ना। तो हम क्या है, हम तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस जोन में ही निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, जब हम देखेंगे कि विद वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है, लेकिन रिटेल बेचारा फंस जाता है। अब हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब फिर हमारा गेम यहाँ से शुरू होगा, जब हम देखेंगे कि हाँ भैया ट्रेंड शुरू हो रहा है। ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे इसमें, फिर यहाँ पे वो, तो ये बेसिकली साइकिल है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर कैपिचुलेशन होगा। तो बेसिकली ये साइन है, ये मतलब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा मैथ्स का शुरू हो जाता है। अब हम मैथ्स देखते हैं कि मैथ्स से क्या क्या मतलब होता है, मैथ्स में कौन कौन सी चीजें हमें जाननी होती हैं। तो देखिए ट्रेडिंग एक नंबर गेम है, ये कोई प्रिडिक्शन गेम नहीं है। ये कोई आप प्रिडिक्ट करते नहीं हो कि मैंने जो प्रिडिक्शन कर दिया स्टॉक ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो मैं चैंपियन, और नीचे जाएगा तो प्याऊं प्याऊं। ठीक है ना। तो यू विन बाय मैनेजिंग रिस्क, रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी, नॉट बाय बीइंग राइट। पर राइट होने का मसला ही नहीं है यहाँ पे। सारा मसला यहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करना, अपना रिवॉर्ड भी मैनेज करना। अगर मार्केट जब हमें रिवॉर्ड देती है तो लोग छोटा सा अपने माइंडसेट के, अपना जो स्कैरसिटी माइंडसेट जिसे मैं कहता हूँ, छोटा सा मुनाफा देगी निकल आएंगे और रिस्क पे बैठे रहते हैं।
और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भी समझना, लोग इसकी इन दोनों की तो बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की कोई बात नहीं करता। अब ये इसका क्या मतलब है हम आगे सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी रिस्क मैनेजमेंट, यही आपका डिसाइड करेगा कि आपका अकाउंट बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक है ना। पोजीशनिंग, साइजिंग, रिस्क ऑफ रूइन। अब देखिए ये सब ऐसे टर्म है, आपको नए नए सुनाई दे रहे होंगे, इनका हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम ओवरव्यू दे रहा हूं तो इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पोजीशन साइजिंग, ये भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है कि आप पोजीशन, ये नहीं कि आपको कोई स्टॉक पसंद आ गया, किसी ने बता दिया तो आपने अपना आधा अकाउंट का पैसा एक ही स्टॉक में कर दिया। तो पोजीशन साइज कैसे करते हैं वो भी अपन आगे सीखेंगे। ठीक है ना। रिस्क टू रिवॉर्ड, विन रेट, ब्रेक इवन, ये देखिए ये हमें जानना जरूरी है कि ये हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी कि ये जो हमारी मैथ्स है ये हमारी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के फेवर में करेगा। तो ये इन सब चीजों के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है ना। एक्सपेक्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर, लोगों को पता ही नहीं होता एक्सपेक्टेंसी, या पता भी होता है तो एक फॉर्मूला पता होता है कि भाई कि एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो बेसिकली एक्सपेक्टेंसी आपकी जीरो से ज्यादा होनी चाहिए आपके सिस्टम की, तब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। लेकिन अगर कई लोग, लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग इस डिल्यूजन में रहते हैं कि हमने सब सीख लिया और अब हमें सब आता है, अब हमने प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप उनमें से उनकी अगर सिस्टम की, जिस सिस्टम पे वो ट्रेडिंग करते हैं उस सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी निकालेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द 500 ट्रेड, ओवर 200 ट्रेड, ओवर 1000 ट्रेड, वो आपकी उन एक्सपेक्टेंसी उनके सिस्टम की नेगेटिव कैलकुलेट होके आएगी। ठीक है ना। तो ये भी डिल्यूजन होता है आदमी को, आदमी जब जीतने लगता है तो उसे लगता है अरे मैं तो अमीर बनना स्टार्ट हो गया, जबकि जबकि आपको मैथ्स पता ही नहीं है, आपको आपने अपने सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट ही नहीं की है, या आपको पता ही नहीं है कैलकुलेट कैसे की जाती है, या आपकी एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव है, आपको पता ही नहीं है, आपको एंड में आपको वो आपके अकाउंट को छोटा ही करेगी आप कितने भी ट्रेड अगर जीत लें। कमीशन स्लिप, इस पे भी कोई बात नहीं करता। देखिए अब इतनी आपकी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेंसी जो होगी, आपकी लॉन्ग टर्म अकाउंट किस तरीके से ग्रो होगा, उसमें जो ब्रोकरेज होती है, उसमें जो टैक्स लगता है, जो जीएसटी, जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, और जो स्लिप है, जैसे एक्सीडेंट में कभी कभार स्टॉप लॉस से नीचे, मान लिया आपने कहीं स्टॉप लॉस लगाया, आप अगले दिन वो स्टॉप लॉस से ही नीचे खुल रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपका जो लॉस होगा वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन होता है मार्केट में एक्सीडेंट होते हैं, तो ये सब भी फैक्टर इन्वॉल्व करने हैं आपके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपके अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। अब ये मोंटी कार्लो सिमुलेशंस हो गए, आपको अपना सिस्टम कैसे करना है, तो एक तो आपको अपने सिस्टम, आपका सिस्टम अगर पॉजिटिव है, अगर आपका सिस्टम आपको अमीर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये तो आपकी एक्सपेक्टेंसी डिसाइड करेगी कि अगर वो जीरो से ज्यादा है तो आप प्रॉफिटेबल होगे। और मोंटी कार्लो सिमुलेशन, जब आप अपने सिस्टम को इन दो चीजों के अंदर, इन दो परीक्षाओं के अंदर डालोगे, तब वो आपको बताएगा कि आपका सिस्टम जो है जिसपे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसपे आप इतने खुश हो रहे हो, जिसपे आप दुखी हो रहे हो, वो आपको अमीर बनाएगा भी नहीं कि नहीं बनाएगा, वो आपको ये चीजें आपको बताएंगे। आपको किसी डिल्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है ना। आपको नंबर बताने, क्योंकि नंबर्स डोंट लाई, नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। हम और आप झूठ बोल सकते हैं, आपको जो टीचर सिखा रहा है वो आपको झूठ बोल सकता है, आप भी चार जनों को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन नंबर्स डोंट लाई, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो आपको बेसिकली नंबर्स से, मैथ से जानना है कि आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है ना। हीट मैप्स, उसी कैटेगरी में हीट मैप्स आता है। आप अब ये सब विजुअल चीजें हैं जो आपको ना क्लैरिटी से समझाएंगी कि आप मतलब अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे, आपका अकाउंट बड़ा होगा कि आपका अकाउंट छोटा होगा। तो देखिए मैथ्स का कमाल ये होता है कि आप, अगर आपको मैथ समझ में आ गई, आपकी मैथ्स अलाइंड हो गई आपकी ट्रेडिंग से, तो आप 60%, अगर आप हारोगे भी ना, आपकी 60% आपकी ट्रेडिंग, अगर आपके प्रिडिक्शन गलत भी होते हैं, आपकी फिर भी कैपिटल ग्रो होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इफ योर मैथ्स वर। तो ये है जादू मैथ्स का। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि इस पे कोई बात नहीं करता। ठीक है ना। अब देखिए ये हीट मैप होता है। अब देखिए मैं, ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी इसको समझाऊंगा नहीं कि ये हम इस तरीके से यूज करते हैं। आपको सिस्टम, आपके सिस्टम को बेसिकली आपके सिस्टम की परीक्षा लेता है ये, कि ये आपका ब्रेक इन, एक्स एक्सिस पे आपका ब्रेक इवन परसेंटेज है, वाई एक्सिस पे आपका विन परसेंटेज है। तो आपकी एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमने 1:3 ले रखा है, तो एक्सपेक्टेंसी हीट मैप है यहाँ पे। अब 1:2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब 1:3 क्यों अच्छा होता है, 1:2 क्यों इतना ओवर हाइप्ड है, अच्छा नहीं होता, वो सब बाद में डिस्कस की बात है। बस यहाँ पे आपको ओवरव्यू देना है, आपको आपको बताते हैं कि आप तो
क्योंकि आपको ये जो डार्क ब्लू कलर है, बेसिकली आपके ट्रेडिंग सिस्टम को यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है ना कि यहाँ पे। अब कई लोगों जो अपने आप को जो मानते भी होंगे कि मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, उनका उनका जो है उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम ज्यादातर यहीं आता है, जबकि आपको होना है यहाँ। तो आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ कैसे लाना है, तो वो हम पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में आगे बताएंगे। ये मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन होती है। देखो 500 ट्रेड के बाद आप अमीर होंगे कि गरीब होंगे, क्या होगा। तो इसमें भी देखिए कैपिटल किस तरीके से आपकी कंपाउंड होती है, कि देखिए 300 ट्रेड तक आपको पता भी नहीं पड़ता कि आपका कोई सब्सटेंशियल गेन हो। 300 ट्रेड के बाद देखिए कैसे कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है आपके अकाउंट की। तो इसमें भी देखिए फैक्टर्स हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड 3:1 है। रिस्क जो है वो रिस्क पर ट्रेड है आपका 3% है। पोजिशनिंग साइजिंग जिसे कहते हैं, ये कॉस्ट है, कमीशन वमीशन, ये देखिए ये सिमुलेशन में ये भी आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन आप इन सब चीजों की आपकी समझ तब होगी ना जब आप रियल में ट्रेडिंग करते होंगे जब। लेकिन अगर आप सिर्फ अगर आप अगर आप लोगों को ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन आप खुद काम नहीं करते, तो बेसिकली ये फिर देखने को मिलती है कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, तो कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है ना। ये विन परसेंट आपका 40%। अब देखिए विन परसेंट आपका सिर्फ 40% है। ब्रेक इवन यानी आप ना प्रॉफिट ना लॉस 10% पे निकल ले। लॉस आपके आधे सौ, आप गलत होते हो, आधी बार गलत होते हो, मतलब आप 10 बार प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आप आधी बार गलत ही हो रहे हो, उसके बाद भी देखिए आपकी क्या कैपिटल एक्सप्लोजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये सब मैथ्स आपको अलाइन कर, मैथ्स कैसे अलाइन करते हैं हम आगे सीखेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए प्राइस चार्ट होता है। प्राइस चार्ट, अब ये सबका फेवरेट पार्ट है, सबको इसमें परफेक्ट होना है। लोग यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं प्राइस चार्ट के, ऐसे चार्ट देखें वैसे चार्ट देखें, जबकि ये एक सिर्फ कंपोनेंट है। जबकि एक सिर्फ कंपोनेंट है। अब प्राइस चार्ट में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। चार्ट्स आर द लैंग्वेज ऑफ मार्केट नॉट प्रिडिक्शन। देखिए चार्ट एक भाषा है, आपको कम्युनिकेट करके बताती है कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, स्टॉक में चल क्या रहा है। प्रिडिक्शन नहीं करनी होती आपको। फुटप्रिंट्स ऑफ बिग मनी, ये आपको बड़ा आदमी उस स्टॉक में कर क्या रहा है वो आपको बताता है। ठीक है ना। फोरकास्ट अपना काम नहीं है, अपना काम बिहेवियर को पढ़ना है, कि ये जो हमें बिहेवियर बता रहा है चार्ट, कि बड़ा आदमी उसमें कर क्या रहा है। बेसिकली हमको चार्ट रीडिंग स्किल ऑल अबाउट यही है कि भाई बड़ा आदमी चार्ट में क्या कर रहा है, हमें बस चार्ट हमें इतना ही सीखना है कि हमें बस इतना पता पड़ जाए कि बड़ा आदमी इसमें कर क्या रहा है। अब देखिए प्राइस और वॉल्यूम ओनली ट्रुथ, प्राइस और वॉल्यूम ही आपको बताएंगे। कोई इंडिकेटर फलाना इचीमोको पिचीमोको, हाइकेनाशी, बोलिंजर बैंड, फलाना ढिमका, एमएसीडी, आरएसआई, ठीक है ना। ये आपको इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है चार्ट में भी वो, मतलब कुछ लोग इतने इंडिकेटर वगैरह लगा लेते हैं, इतनी ट्रेंड लाइन और इतना सपोर्ट रेजिस्टेंस और फलाना नियो वेव ये सब लगा लेते हैं, उनको ये बेसिक चीज ही भूल जाए, उनका प्राइस और वॉल्यूम ही नहीं दिखता है। तो बेसिकली चार्ट का मतलब प्राइस और वॉल्यूम ही होता है, सिंपल आपको रखना है। ठीक है ना। आपको ये सीखना है एक्यूमुलेशन कब हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कब हो रहा है, जिससे आप दूर रह सके। ठीक है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आप दूर रह सके, फंस ना जाए उसमें। एक्यूमुलेशन हो रहा है तो आप सबसे पहले पहचान जाए कि अब इसमें एक्यूमुलेशन हो शुरू हो गई, अब मुझे इसमें घुसना है। ठीक है ना। पैटर्न्स आर ओवररेटेड, पैटर्न्स पे आपको इतना ध्यान नहीं, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कप एंड हैंडल हो गया, या और आगे दो पैटर्न हम देखेंगे क्या हो गया। ये टाइमलेस पैटर्न है, टाइमलेस पैटर्न की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द के डबल वेज ये फलाना ढिमका ये पैटर्न ये ओवररेटेड होते हैं। ठीक है ना। इसका कोई इतना औचित्य नहीं है, ओवररेटेड है, पैटर्न्स पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना। आई डेवलप्ड, आपको डेवलप एक डेवलप आई चाहिए अच्छा चार्ट देखने के लिए। और डेवलप आई आपकी ग्राइंडिंग सही होगी, आप जब बहुत सारे चार्ट देख लेंगे, कई साल आपको हो जाएंगे इस मार्केट में, आप बहुत सारे चार्ट देखते हो, तो आपकी आई अपने आप ही डेवलप हो जाएगी और आप एक एक दो दो सेकंड में चार्ट देखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये है कि अब देखिए मैं ये वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, जिसपे मैं काम करता हूँ। ऐसी हजारों चीजें होती हैं जिसपे और लोग भी काम करते होंगे और भी प्रॉफिट कमाते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये वीसीपी पैटर्न होता है, ये मैंने मिस्टर मार्क मिनरविनी से की बुक पढ़ी थी, और मार्क मिनरविनी के वीडियो देखे थे, काफी अच्छा वो बताते हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और सिंपल है, तो मैं वहां से सीखा था उनके।
तो देखिए, अब जैसे वो ये बताते हैं कि भाई, अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, वो आगे करूँगा, क्योंकि ये भी काफ़ी एक वीडियो के हिसाब से काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, तो बेसिक बेसिक बात करूँगा। अब देखिए, जैसे मार्क मिनरविनी बताते हैं कि भाई आपको कैसा पैटर्न है। पैटर्न कुछ आपको चार्ट, आप चार्ट अपना खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है ना? तो देखिए, ये ऐसे नीचे पूरा गया, फिर ये देखिए टाइट होता गया, ये कितना टाइट हो गया। और फिर इसको नीचे हमें सिर्फ प्राइस नहीं देखना है, उसके नीचे वॉल्यूम भी देखना है कि देखिए वॉल्यूम भी सिकुड़ता जा रहा है, वॉल्यूम भी छोटा होता जा रहा है। फिर देखिए उसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है बड़े वॉल्यूम के साथ, तो आपको कहाँ बैठना है? यहाँ आपको बैठना है, यहाँ आपको स्टॉप कहाँ, यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, फिर आपको प्रॉफिट राइड करना है 1:3 या जो भी आपका है, ठीक है ना? तो बेसिकली इस चार्ट में वो बताया कि ये पैटर्न वर्क कैसे करता है, कि भाई ठीक है ना? अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए और एग्जांपल है, देखिए और एग्जांपल है, देखिए उसी के और एग्जांपल है कि देखिए यहाँ पे चार्ट आया, अब यहाँ पे चार्ट कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। अब चार्ट देखो टाइट होना शुरू हो गया है, यहाँ पे कितना रेंज कम हो गई यहाँ पे, ठीक है ना? यानी ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, बड़ा आदमी है, स्टॉक मतलब बाई कर रहा है, वो बड़ी क्वांटिटी में। और बड़ा आदमी कोई एक दिन में स्टॉक बाई नहीं करता, वो कई दिनों में, कई हफ्तों में, कभी कभार कई महीनों में स्टॉक बाई करता है। तो उसके ये संकेत होते हैं कि भाई देखिए चार्ट अब फटने वाला है, यहाँ पे आपको बैठना है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम सिग्नेचर देखिए, कितना वॉल्यूम एकदम कम होता जा रहा है टाइटनेस के साथ। तो देखिए अब ये, और ये स्टेज 2 है, तो हम ये चीजें आगे समझेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप माल खरीदेंगे, ठीक है ना? कुछ माल फिर हो सकता है यहाँ खरीदें आप, ठीक है ना? यहाँ आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो ये सब चीजें हमें देखनी है। वही उसी का एग्जांपल देखिए, वॉल्यूम किस तरीके से गिर रहा है फटने से पहले। अब देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया विद बिग वॉल्यूम, तो हमें कहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है। वो ये सब आगे एंट्री एग्जिट के टॉपिक में आएगा, ये सब चीजें। स्टॉप लॉस, देखिए आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी कर लीजिए, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस बन जाइए, स्टॉप लॉस इज मस्ट। अब देखिए कि ये यहाँ पे, यहाँ से जो शुरू होता है, अब ये कितना अच्छा वीसीपी बना हुआ है, ठीक, कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है कि देखिए ये पूरा क्लासिक टेक्स्ट बुक बना हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से ए आई आई एल का चार्ट है ये अभी कुछ हफ्ते पहले, जैसे मैंने यहाँ में बाय किया था, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है ना? अब देखिए एक दिन अच्छा प्रॉफिट दिखाया, अब देखिए वॉल्यूम भी कितना कम हो रहा है, सब कुछ टेक्स्ट बुक हो रहा है यहाँ पे, लेकिन देखिए अगले दिन ही इसने मुझे स्टॉप आउट कर दिया, ठीक है ना? तो इसलिए मार्केट बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको सब कुछ करना है। तो बेसिकली ये चार्ट मैंने इसके लिए यहाँ पे दिखाया क्योंकि अभी रिसेंटली मैं स्टॉप आउट हुआ था इससे, ठीक है ना? फिर देखिए हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई वाई बाय नियर 52 वीक हाई, 52 वीक हाई। अब देखिए आपको ये दिखाना है, लोग समझते हैं कि 52 वीक हाई पे है तो और कितना बढ़ेगा, पहुंच तो गया, अब लेने का क्या फायदा। तो ये देखिए याहू का चार्ट है आपका, तो देखिए जुलाई 97 में लोगों को लग रहा था अरे पहुंच तो गया कितना ऊपर, फिर देखिए और ऊपर गया, फिर अक्टूबर 97 में और ऊपर गया, फिर देखिए और देखिए ये कितना परसेंटेज इसका रिटर्न, देख कितना परसेंटेज, 99 आते आते कितना ऊपर जाता गया। मतलब 52 वीक हाई पे जो आदमी यहाँ इसको हाई मान रहा होगा, वो देखिए कहाँ तक पहुंच गया चार्ट। ऐसे ही ये टेजर का चार्ट है, ठीक है ना? कि आप देखिए कि यहाँ से अब यहाँ पे आदमी सोच रहा होगा अरे यार कितना 540% भाग लिया, अब मैं इस चार्ट का क्या करूंगा, हटाओ इसे, ठीक है ना? लेकिन देखिए ये दिसंबर 2 से लेके मतलब 2 महीने में 540% भाग गया। वो आदमी कहेगा भाई अब मैं क्या करूंगा, अब तो इससे दूर रहो, अब मेरा ये के चार्ट किसी मतलब का नहीं। लेकिन देखिए वहां से भी 1800% भाग गया, मतलब आप ये देखिए, ठीक है? तो इसलिए 52 वीक हाई को अपन को ऐसे नहीं देखना है कि बहुत भाग गया, अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वहां से गिरेगा ही, ठीक है ना? अब जैसे हम डेंजर प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे, अब देखिए आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम देख रहे हैं, उसी से पता कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा हमने, कुछ नहीं लगा रखा। हालांकि मूविंग एवरेजेस वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो एक रेफरेंस पॉइंट के लिए लगाते हैं, उसमें उसका हमारी हमारी गेम का कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए चार्ट जा रहा है, अब देखिए कितना बड़ा ब्रेक डाउन है ये, ठीक है ना? चार्ट मतलब टूट गया एकदम, देखिए ये $90 के आसपास का चार्ट $60 पे आ गया, यानी 30% से भी ज्यादा की गिरावट। लेकिन देखिए इसने
अब ये आम गिरावट नहीं है, ये देखिए गिरावट आई है, ये गिरावट आई है वॉल्यूम के साथ। तो हमें देखिए सचेत हो जाना है कि देखिए यहाँ पे अब बड़ा आदमी माल बेच रहा है, अब हमें इस स्टॉक में नहीं आना, तो हम इस स्टॉक से दूर हो जाएंगे, तो हम डेंजर पे ट्रीट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये पिछले दिसंबर, अभी ये दिसंबर 2024 की बात है। ये बेसिकली मैं तो नहीं था इस स्टॉक में, मतलब मैं स्टॉक में यहाँ बाई करने की सोच रहा था। ये मेरे दोस्त ने बाई कर लिया था। तो उसका ये अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। मैं देखिए ये वीकली चार्ट है, वैसे डेली चार्ट में बहुत अच्छा इसका वो वीसीपी बन रहा था, मतलब बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक बन रहा था। देखिए वॉल्यूम किस तरीके से डाउन जा रहा है, और देखिए वही जो हमने पैटर्न सीखा। और मैं सोच रहा था कि ये अगर यहाँ से क्रॉस करता तो मैं यहाँ पे ले लेता, लेकिन मैं घुसा नहीं। तो देखिए कि आपको वेट भी करना होता है, आपको पैटर्न पैटर्न प्रिडिक्ट करना से, आपको अगर पैटर्न पढ़ना आ गया है तो सिर्फ आपको ये नहीं है कि आप घुस जाओ उसमें, भले ही पैटर्न बने ना बने। तो देखिए मैं कितनी बड़ी गिरावट से बच गया, और मेरा दोस्त फंस गया है यहाँ पे। वो उसके उसके उसने ले लिया था ये काफी अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि मैं उससे कह रहा था कि अरे ये अच्छा होगा, अच्छा होगा, पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बनना है, इस पे मेरी नजर है, इस पे मेरी नजर है। लेकिन मैंने लिया था नहीं, उसने ले लिया मेरी रकम, जबकि मैंने उससे नहीं कहा था। और देखिए फिर कितनी बड़ी बिग वॉल्यूम के साथ इसमें गिरावट आई है। और जब वो एक बार फंस गया तो वो फंस ही गया, फिर वो, फिर मैं उसे कह रहा था अब रहने दे, मत बेच तू, ठीक है ना। तो ये मुझे अभी जो याद है वो मैंने इसमें दिखाया आपको, ठीक है ना। देखो अब गिरावट हुई है, और कितनी बड़ी बड़ी वीकली कैंडल है ये, देखिए बनी, और कितनी बड़े वॉल्यूम के साथ बनी है, यानी बड़ा माल, बड़ी डंपिंग हुई है यहाँ पे। ये कोई करेक्शन नहीं है, इसे आप करेक्शन नहीं बोलोगे। देखिए करेक्शन ये होती है, करेक्शन ये होती है, करेक्शन ये होती है। हालांकि ये देखिए कितनी बड़ी करेक्शन है, हालांकि ये छोटी छोटी करेक्शन है, ये करेक्शन है, कितना बढ़िया पैटर्न बना, उसके बाद भी देखो टूट गया। इसलिए स्टॉप लॉस, अगर आप फंस भी गए तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे निकल जाओगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है बताने का मकसद। आप देखिए हम ओवरऑल जो, आप देखिए ओवरऑल ये भी देखते हैं हम कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है ना। पूरा चार्ट है, देखिए 2000, सन 2000 से लेकर के अभी लेटेस्ट तक का चार्ट है ये। तो मैंने पूरा ये वीकली चार्ट लगाया है कि इसको कैसे देखिए, पूरा एनालिसिस कैसे करते हैं। मतलब अगर इन्वेस्टिंग वाइज भी अगर आपको देखना है तो भी वो प्राइस वॉल्यूम से हो जाएगा। कि देखिए ये 2008 की गिरावट थी तो पूरा गिर गया, ये लेमन ब्रदर्स वाली गिरावट थी, ठीक है ना। अब देखिए उस समय बात होती थी कि भाई अगर आपके स्टॉक, अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस स्टॉक नहीं तो का खाक पोर्टफोलियो है आपका। लेकिन देखिए अब सबने रिलायंस बाई कर रखा था, तो देखिए रिलायंस ने कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं दी जब तक जियो नहीं आ गया 2016 वाला। पूरा ये मार्केट खड़ा ही रहा वहां पे पूरा, मतलब ये समझिए आप 8 साल रिलायंस ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया, क्योंकि ओवरबॉट हो गया। और जो चीज ओवरबॉट हो जाती है वो आपको रिटर्न नहीं देती, मतलब ऑब्वियस सिनेरियो हो गया था ना रिलायंस का, कि पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, तो उसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। बाकी पूरी फार्मा भागती रही, सन फार्मा उस समय भागती रही। लेकिन ये देखिए आपका कैपिटल लॉक कर दिया उसने, आपको कोई रिटर्न नहीं दिया। और जब यहाँ पे लोग निकलना शुरू हो गए कि यार रिलायंस कोई रिटर्न नहीं देता, निकलो यहाँ से, फिर देखिए रिलायंस ने क्या रिटर्न दिए हैं आपको, ठीक है ना। और रिलायंस का चार्ट हमें काफी कुछ कहा था, देखिए कोविड में गिरा था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एकदम से इसने राइज दिया, तो लोग काफी सरप्राइज हो गए थे, तो यार ये इतने कम समय में रिलायंस इतना ऊपर चला गया। लेकिन देखिए लॉ ऑफ एवरेज लगा, फिर देखिए, अब ये देखिए वी कितनी भयंकर वी शेप रिकवरी दी इसने, इतने मतलब ये कब तक दी थी, और विद हाई वॉल्यूम, ये देखिए यानी माल उठाना शुरू कर दिया बड़े लोगों ने। लेकिन देखिए लॉ ऑफ एवरेज एक्टिवेट हुआ, और देखिए कितना अब सुस्त हो गया। तो मतलब अब ओवरऑल यहाँ से यहाँ अब देखेंगे, हो सकता है रिलायंस और खड़ा रहे यहाँ पे, क्योंकि रिलायंस मुझे भी लग रहा है थोड़ा ओवरबॉट हो गया है, ठीक है ना। हालांकि रिलायंस अब ट्रेडिंग, मतलब मैं ऐसे स्टॉक सिर्फ आपको यहाँ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में हमारा कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बहुत बिग टिकट स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपको ट्रेडिंग में एज सच आपको कुछ, जो आप जादू देख रहे हैं ट्रेडिंग में, वो आपको यहाँ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज है। अपॉर्चुनिटी आपको बताता है प्राइस वॉल्यूम, कि आपको देखिए, ये देखिए उल्टा हो गया, डेंजर के उल्टा। कि देखिए अब यहाँ पे कितना बड़ा स्पाइक आया है चार्ट में, ठीक है ना, लेकिन विद बिग वॉल्यूम। तो यानी एक बड़े आदमी ने एकदम से माल खरीदा है इसमें, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से यहाँ घुस जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है हम एकदम से यहाँ घुस जाएंगे कि बड़े आदमी ने ले लिया चलो मैं भी घुस जाऊंगा। लेकिन देखिए उसके बाद करेक्ट भी किया है वो, तो आपकी कैपिटल लॉक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर धीमे धीमे ऊपर आए। अब देखिए यहाँ इसने वीसीपी पैटर्न बनाया, वॉल्यूम देखिए,
एकदम सिकुड़ गया, प्राइस एकदम टाइट हो गया। अरे ये क्या हो गया? प्राइस एकदम टाइट हो गया, ठीक है ना? और देखिए फिर फटा। फिर अब हमें यहां आना है, हमें यहां एंट्री लेनी है, यहां कहीं स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है ना? और फिर हमें राइड करना है, ठीक है ना? अब देखिए सेम एग्जांपल, ये संकेत है बड़े आदमी के घुसने का, ठीक है ना? गैप अप एंट्री विद बिग वॉल्यूम। और लेकिन घुसना नहीं है हमें। देखिए क्या करता है, फिर यहाँ पे हमें पैटर्न बनाने का, उसका इंतजार करना है, ठीक है ना? सप्लाई एब्जॉर्ब होने का। देखिए वही, वॉल्यूम घट रहा है, प्राइस टाइट हो रही है, रेंज कम हो रही है, वॉलिटिलिटी कम हो रही है, और देखिए फिर फट गया। साइकोलॉजी। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजी पे। देखिए वीडियो काफी बड़ा हो गया है अब, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा है। अब देखिए साइकोलॉजी, ये मतलब मैं चाहता, ये अपना चैनल भी, मेरा चैनल भी इसी पे ज्यादा फोकस करेगा। मतलब ये सब फैक्टर्स तो मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है ना? साइकोलॉजी सबसे बड़ा पार्ट है। ये फैक्टर, ये एक लौता फैक्टर डिसाइड करेगा कि आपका यहाँ पे फ्यूचर है कि नहीं है, ठीक है ना? अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट चार्ट स्ट्रेटेजी, इट्स अबाउट योर माइंड अंडर प्रेशर। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका माइंड प्रेशर में कैसे काम करता है। ये साइकोलॉजी कैसी है आपकी, ये डिसाइड करेगा कि आप तरक्की करोगे या पैसे बर्बाद करोगे। द एबिलिटी टू स्टे काम व्हेन योर पीएनएल इज ब्लीडिंग। आपका पीएनएल लाल पड़ा है, पूरा ट्रेडिंग लाल पड़ा है, उस समय आप काम रह पाते हो नहीं रह पाते हो, स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाते हो नहीं कर पाते हो, या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करके अपने हाथ तुरंत मार्केट ऑर्डर पे सेल कर देते हो, या फिर स्टॉप लॉस छोटा कर देते हो, अपना पहले कर देते हो, या स्टॉप लॉस हटा देते हो। क्या करते हो, काम रह पाते हो नहीं कर पाते हो, ये साइकोलॉजी आपकी डिसाइड करेगी। कई लोगों को लगता है मेरी साइकोलॉजी तो बहुत बढ़िया है, साइकोलॉजी पार्ट कवर्ड, लेकिन नहीं होती उनकी साइकोलॉजी पार्ट कवर्ड, उन्हें डिल्यूजन होता है इस बारे में, ठीक है ना? जरा सा स्टॉक 2% नीचे आया नहीं, पोजीशनिंग साइजिंग, अगर पोजीशनिंग साइजिंग की समझ नहीं है, आधा पूरे ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, मतलब पूरे अकाउंट का पैसा लगा देते हैं एक स्टॉक में, तो वो स्टॉक 2% भी नीचे जाता है तो बस उनका बस पेट खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो आपको कैसे काम रहना है, डिसिप्लिन टू सेट आउट व्हेन एवरीथिंग इनसाइड यू स्ट्रीम्स टू द। आप देखिए, इस जब मार्केट फेज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा है, जब मार्केट फेज मेरा कैपिचुलेशन का चल रहा है, जब मार्केट फेज मेरा चॉपी चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, उस समय मुझे नहीं घुसना। ये मैंने अपने आप से वादा किया है, लेकिन मेरा दिमाग शांत नहीं रहेगा। अगर मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, वो कोशिश करेगा, देख यहाँ पैटर्न बन गया, देख बढ़िया न्यूज आ गई, देख सब पैसा कमा रहे हैं, तू बैठा है, देख ये वो। तो वहां पे आपको स्ट्रांग लगना है, उसके लिए आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना? रिटेल डोंट ट्रेड स्टॉक्स, ही ट्रेड इज बिलीव फियर्स इंपल्सेस। अब देखिए रिटेल मतलब जो नौसिखिया ट्रेडर है, जो मतलब आम ट्रेडर है, वो स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करता, वो अपने बिलीफ इल्यूजन्स बना लेता है कि इस ट्रेड में, तो इस ट्रेड से मेरा भला हो जाएगा, इस ट्रेड से मेरा, ये ट्रेड मेरा गेम फॉर एवर चेंज कर देगा, ये ट्रेड होगा जो मेरी जर्नी डिसाइड करेगा। फलाना एक ही ट्रेड पे ओवर रिलाई हो गए, अपना डर, अपने इम्पल्सेस, भावनाएं, विवेक खो देना, भावनाएं, वो अपनी भावनाओं से ट्रेड करता है, स्टॉक को ट्रेड नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ही नहीं है। उस पर दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन वो कभी पैसा नहीं कमा पाएगा क्योंकि साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है उसका, ठीक है ना? इमोशनल कंट्रोल बीट्स नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस, वही बात, ठीक है ना? इमोशनल कंट्रोल ही सब कुछ है, आप पे सब कुछ है, नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस, पैसा कितना बड़ा आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशनल कंट्रोल नहीं है, उस करोड़ों रुपए को लाखों में बनाओगे और लाखों को फिर हजारों में ले आओगे, ठीक है ना? योर ईगो इज योर बिगेस्ट ट्रेड ऑन, वही आपके साइकोलॉजी का हिस्सा ईगो, कि अरे मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैंने इतना स्टॉक देखा, इसकी न्यूज देखी, टेक्निकल देखा, फंडामेंटल देखा, सब देखा, उसके बाद भी ये मेरे स्टॉप लॉस की तरफ जाना है। अरे कैसा कैसे हो सकता है, अरे मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? फिर वो एक्शन लेना शुरू करता है, स्टॉप लॉस हटा देगा, या स्टॉप लॉस छोटा कर देगा, या उसका पूरा मन नहीं लगेगा, उसका लड़ता झगड़ता रहेगा सबसे जब तक ट्रेड रेड ग्रीन में नहीं आ जाएगा। तो ये सब चीजें भी हैं, ठीक है ना?
डिसिप्लिन इट्स नॉट अ स्किल, इट्स ये कोई, अब देखिए, डिसिप्लिन कोई ऑप्शन नहीं है। डिसिप्लिन आपका सर्वाइवल टूल है, कोई स्किल नहीं है। मतलब बेसिकली स्किल तो है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। डिसिप्लिन को आप छोड़ नहीं सकते कि चलो मैं बॉलिंजर बैंड से नहीं करता तो मैं मूविंग एवरेज से कर लूंगा, मूविंग एवरेज नहीं करता तो चलो मैं आरएसआई देख लूंगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। डिसिप्लिन इज अ मस्ट। without mastering without mastering psychology, you will sabotage every other skill। ये भी मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है ना? आप पे कितनी भी स्किल हो, साइकोलॉजी को अगर आप मास्टर नहीं करोगे, सब आपका ले डूबेगी वो चीज। इवन द बेस्ट सिस्टम विल फेल इफ यू कांट एग्जीक्यूट इट अंडरस्टैंड। ठीक है ना? तो बेसिकली ये भी समझा चुका हूं मैं। तो देखिए, वीडियो काफी लंबा हो गया है, अब वीडियो को अंत करते हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ लगा कि आपको कुछ नया सीखा है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना? आप आगे अपने दोस्तों को कीजिए। आगे चैनल आगे आगे चैनल पे इसी तरह के वीडियो डालूंगा। ये एक ओवरव्यू था खाली। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।